बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतवार का दिन जनाब और दोपहर 3 से 4 के दौरान आपकी खिदमत में आपका आरजे मीसम अब्बास एक बार फिर से टेक बाइट के साथ हाजिर खिदमत है। तमाम सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। हमसे राब्ते के लिए जो एक रिवायत के तौर पे हम आपके लिए नंबर दोहराते हैं, फिर से दोहराए देते हैं। आप हमें बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 0315 0008824। फ़ोन उठाइए और हमसे राब्ते के लिए ये नंबर याद रखिए और नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर फिर से दोहराए देते हैं 0315 0008824। इसके अलावा बज़रिया मैसेज अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। मैसेज के राइट ऑप्शन में जाइए, SPR लिखिए, स्पेस देकर अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए अपने शहर का नाम, फिर स्पेस लेकर अपना पैगाम और इसे भेज दीजिए 8881 के ऊपर। और जैसे ही आपका मैसेज हमें मौसूल होता है हम इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ ही जो लोग इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उनके लिए भी बहुत आसान तरीक़ाकार है। फेसबुक पर जाइए, अपने पसंदीदा चैनल के दोनों पेजेस ब्रैनुमा और SPFM 88.6 इस वक्त हम बराह रास्त वहाँ देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम आपके सवालात और फीडबैक के मुंतज़िर हैं। जो आपकी राय हो टेक्नोलॉजी के हवाले से उस पर ज़रूर बात करेंगे। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, जैसे कल हमने बताया था। टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे हमने देखा है, और ख़ास तौर पे सेल्स की साइड अगर हम देखें, ग्रोथ की साइड अगर हम देखें, यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन है वल्लाह आलम, या कोई ऐसी चीज़ है कि ख़वातीन कम नज़र आती हैं। लेकिन अगर आ जाएं तो यकीनन वो फिर ऐसी मेहनत और ऐसी टैलेंटेड ख़वातीन या ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं कि उनका रास्ता कोई रोक नहीं सका होगा। तो ऐसी ही एक खातून हमारी खुशकिस्मती के हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की साइड से, टेलीकॉम की साइड से, फिनटेक की साइड से नुमाइंदगी के लिए एक खातून मौजूद हैं जो अब एक बड़े दर्जे पर मौजूद भी हैं और एक ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा करें। बग़ैर किसी तात्तुल के वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट झरना राजानी को। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज संडे है तो मुझे उम्मीद है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। चलें, अच्छी बात है। वैसे हमारे चैनल की एक और ख़ास बात यह है झरना, आप पहली बार आई हमारे शो पर, कि हमें एक ज़िम्मेदारी के साथ लोगों तक जो ट्रैफिक की अपडेट्स हैं, जो सड़क के हालात हैं, वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह से दो इस वक्त अलर्ट मेरे पास मौजूद हैं, सुनने और देखने वालों को बताते चलें जी। सड़क बंद है, अच्छी खबर तो नहीं लेकिन चलें, बहरहाल पता होना चाहिए। सड़क बंद है जनाब। मौसमियात की जानिब से डाव हस्पताल स्पार्को को जो रोड जा रहा है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और उसकी वजह डाव अस्पताल के पास इलेक्ट्रिक का तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से रास्ते को बंद किया गया है। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि मुतबादिल रास्ते को इख्तियार करें। इसके अलावा बदस्तूर एक और जी सड़क बंद है, और ये है लिंक रोड टी क्रॉसिंग। आने जाने वाले रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। वकला हजरात दरिया सिंध कनाल के ख़िलाफ़ चूँकि एहतजाज कर रहे हैं और कई दिन से एहतजाज जारी है, इसलिए वहाँ पर सड़क बंद की गई है। मुतबादिल रास्ते के तौर पर सुपर हाईवे से आने वाली ट्रैफिक लाइन अब ठट्टा से आने वाली पैसेंजर सवार गाड़ियों को शहर की तरफ भेज रहे हैं, और माल बरदार गाड़ियाँ लाइन अप कर दी गई हैं। ठीक हो गया जी। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। ट्रैफिक की जो हेल्पलाइन है वो भी आपकी मदद के लिए मौजूद है। 1915 पर आप डायल करके मज़ीद अपडेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो भी आपकी मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद है, तो उनके साथ भी भरपूर ताउन कीजिए। ख़ास तौर पे जब मौसम सख्त होता है तो इन तमाम हजरात की जो कि रोड पर खड़े ड्यूटी या जो फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो हमें बेहद इनको सराहना भी चाहिए और उनके साथ बहुत भरपूर ताउन करना चाहिए। जनाब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं झरना। जी सर। कहाँ से आगाज़ किया? हम कोशिशें करते हैं कि बजाय इसके कि हम एक बड़ा लंबा चौड़ा सा इब्तिदाइया दें और इंट्रोडक्शन दें अपने गेस्ट का, तो हम ये कोशिश करते हैं कि गेस्ट के बारे में गेस्ट से जानें और फिर उनसे पूछें कि जी कहाँ से आपकी तालीमी कैरियर का, या आपने तालीम हासिल की, फिर आप प्रोफेशनल कैरियर में आए। इन शॉर्ट झरना राजानी कौन है अगर हम बताना चाहें तो? बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा जो बर्थ है वो हैदराबाद से रहा। ग्रेट। एजुकेशन भी मेरी हैदराबाद से ही है। ओके। इंटर मैंने 2004 में कंप्लीट किया। देन आई जॉइन मोबिलिंग फ्रेंचाइज। ओके। वहाँ पे एज अ CSR मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाई भी करती रही।
और अपना जो है जॉब भी कंटिन्यू करती रही। देन आई मूव टू द मोबिलिंग फ्रेंचाइज एज अ फ्रेंचाइज मैनेजर। जबरदस्त। साथ में बैचलर्स कंप्लीट किया मैंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से। तो आप पढ़ते पढ़ते नौकरी या कमाई के धंधे में भी चलेंगे? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, very बिल्कुल। 2004 से स्टार्ट किया करियर अपना। साथ में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया। बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मोबिलिंग फ्रेंचाइज पे एज अ मैनेजर ज्वाइन किया मैंने। साथ में 2007 में मुझे मोबिलिंग हेड ऑफिस से कॉल आया था कि यू जस्ट ज्वाइन द मोबिलिंग कॉल सेंटर। देन फिर मैंने मोबिलिंग का कॉल सेंटर ज्वाइन किया बिकॉज आपको पता है कि फ्रेंचाइजेज आर द वेंडर साइड, और फिर मुझे था भी जी हाँ, शौक जी हाँ, जी हाँ, कि मैं जो हूँ कंपनी साइड पे जाके काम करूँ। देन आई सो वो जो थर्ड पार्टी साइट थी फ्रेंचाइज की, वहाँ से उठ के आपका काम मोबाइल लिंक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स को में। पसंद आया तो उन्होंने यस आपको ऑफर किया। वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल। देन फिर मैंने वहाँ से जो है अपना कॉल सेंटर की जर्नी स्टार्ट की। और कॉल सेंटर मैंने 1 साल वहाँ परफॉर्म करने के बाद जब हैदराबाद में बिजनेस सेंटर्स ओपन हो रहे थे, देन आई मूव टू द बिजनेस सेंटर ओवर देयर इन अच्छा, हैदराबाद। तो वापस अपने होम टाउन मैंने वापसी कर ली बिकॉज टाइम हो गया था 1 साल। इट्स क्वाइट टफ टाइम टू लिव विदाउट फैमिली। और अच्छा, आप बगैर घर वालों अच्छा अकेले ही मूव हुई ऑफ कोर्स थी। यहाँ आपके रिश्तेदार होंगे नहीं नहीं नहीं, ये भी एक स्टोरी है। आई मूव फ्रॉम हैदराबाद टू कराची। और रिलेटिव्स तो नहीं थे ऑब्वियसली, बट माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी बिकॉज एक पैशन था मुझे कि मुझे करना है आगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना किस है। ईयर की बात है? इट वाज इन 2007। ओके। और आई लिव इन अ टेम्पल फॉर अ ईयर तो in 2007 अच्छा, for an year. That was my and my पेरेंट्स डिसीजन। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने उसमें मुझे सपोर्ट किया। और उस टाइम पे आपको पता है कि फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि अकेली लड़की है, कैसे जाएगी, क्या करेगी, किस तरह मैनेज करेगी। बट हेड्स ऑफ टू माई पेरेंट्स, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑल्दो इट्स अ वेरी टफ डिसीजन टू लिव इन द टेम्पल फॉर एन ईयर, फॉर द करियर पर्सपेक्टिव, फॉर द एजुकेशन पर्सपेक्टिव एज वेल। तो खैर एक टाइम था, वो डिसीजन लिया और मुझे लगता है बहुत हेल्दी रहा वो डिसीजन। 1 साल के बाद मैंने हैदराबाद मूव किया। फ्रेंचाइज सपोर्ट को कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे मैंने ज्वाइन किया। फ्रेंचाइजेस देखी वहाँ पे। फिर 2010 में मेरी शादी हो गई और जो मेरी शादी हुई वो कराची में हुई। समझे, रिवर्स ट्रांसफर फिर था वो। देन आई मूव फ्रॉम हैदराबाद टू कराची और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। ये मैं अभी जैज़ की ही बात कर रही हूँ और कंटिन्यू बात कर रही हूँ आपसे। तो जैज़ में ही रहते हुए फिर एज अ CSR ज्वाइन किया, फिर सुपरवाइज़र, फिर मैनेजर भी रहे वहाँ पे। तो जब वारिद का मर्जर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, देन आई टुक अ गोल्डन हैंडशेक फ्रॉम द जैज़ एट दैट टाइम। और 3 सेंटर्स में देखा करती थी। पंजाब चौरंगी वाला भी देखा मैंने, और शारा फैसल वाला देखा, साइट एरिया वाला देखा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई 30-35 पीपल्स की रिपोर्टिंग हुआ करती थी। इनडायरेक्ट अदर लोग होते थे। अच्छा, तो कोई काफ़ी बड़ी टीम्स जो है वहाँ पे मैंने चलाई। देन आई मूव टू द जोंग। फिर बारी आई जोंग की, क्योंकि उस वक्त CM पार्क कन्वर्ट हो चुका था जोंग में और वो लोग वर्किंग कर रहे थे अपनी डिजिटल ब्रांच सेटअप करने के लिए बिजनेस सेंटर। और पहला बिजनेस सेंटर लॉन्च हुआ था कराची में जो कि फुली इक्विप्ड था डिजिटल के थ्रू, और 4G का एक्सपीरियंस सेंटर वहाँ पे डिज़ाइन किया गया था। IoT के डिफरेंट सोल्यूशंस थे। वो सेंटर मैंने ज्वाइन किया। उसमें सबसे बड़ा टास्क मुझे ये दिया गया था कि बिकॉज वो डेफिसिट पे था उस टाइम पे सेंटर, बिकॉज नया था, फुटप्रिंट बढ़ाना था, चीज़ें आगे लेके जानी थी। तो वो माइलस्टोन अचीव किया विद इन एन ईयर। मुझे जिस डेफिसिट पे मिला था तो हार्डली कोई कुछ % था जो रिमेनिंग रह गया था। देन आई ज्वाइंड कॉर्पोरेट वाली साइड। फिर इन्होंने ही मुझे शिफ्ट किया कि आप जो है वो की अकाउंट मैनेजर कॉर्पोरेट आप ज्वाइन करें। फिर मैंने कॉर्पोरेट का भी फ्लेवर लिया वहाँ पे रहते हुए। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैंडल किए, दूसरे क्लाइंट्स थे। अच्छा, वन ऑफ द क्लाइंट इज अवेंजा एज वेल। तो अवेंजा के साथ मेरी जो तीसरी जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई एज एन अकाउंट मैनेजर कह लें या मैनेजर स्ट्रेटेजिक अकाउंट कह लें आप, वो मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे में आपने मूव किया टू की कॉर्पोरेट अकाउंट मैनेजर, तो इस कंपनी की रिलेशनशिप वाले बन आपके पास? यस, इस कंपनी के पोर्टफोलियो था पूरा जिसमें वन ऑफ द आउट ऑफ मेनी क्लाइंट्स, वन ऑफ द क्लाइंट्स अवेंजा। तो एक अवेंजा के साथ आपकी रिलेशनशिप ऐसी रही कि उन्होंने कहा कि ये भाई इस बंदी को हमारी कंपनी के लिए एग्जैक्टली फिर अवेंजा ज्वाइन किया। और अवेंजा जब मैंने ज्वाइन किया तो आई थिंक ये थोड़ा लेट डिसीजन हो गया। I have to join some software organization, some fintech in past as well. Because अगर हम कोविड के बाद देखें तो इट्स अ 360 डिग्री बूम इन द IT सेक्टर है नाउअडेज। और फिर फाइनेंशियल सेक्टर देखें उसके बाद बहुत डिफरेंटली ग्रो किया है और बहुत ड्रास्टिकली अभी ग्रो कर रहा है और करता भी जा रहा है।
अच्छा, अवेंजा में जब मैं थी तो अवेंजा में मैंने पाकिस्तानी अकाउंट्स भी देखे और मेनली अफ्रीका भी देखा करती थी, तो अफ्रीका का भी एक डिफरेंट एक्सपोजर मिला कि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी अच्छा, देखा ओके करती थी वहाँ ओके पे। ओके तो एक अरसा वहाँ गुजारा, फिर अवेंजा के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए ही जी आई थैंक्स टू अवेंजा बेसिकली बिकॉज उन्होंने बहुत क्या कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस दिया कि अब झरना ने अब जो है कैरियर स्टेप है की कि ग्रूमिंग कैरियर में ग्रूमिंग एंड कैरियर ग्रोथ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही देन फिर वेवटेक, अभी रिसेंटली आई ज्वाइंड ग्रुप ऑफ वेवटेक कंपनी, द नेम इज़ एजमिथ। वो भी इसी तरह ही है कि एक हम सर्कल में हैं, साथ हैं, हमारी डिस्कशंस होती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम मिलते रहे लोगों से। देन दे अप्रोचेज मी कि वी वांट कि आप एक बार आएँ और आप बैठे, हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो देन आई ज्वाइन द एजमिथ। अच्छा ज़बरदस्त बेसिकली वेवटेक, अगर आप नाम लें तो वेवटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सिर्फ मेरे ख्याल से जब आप नाम लें तो आता है कि क्यूमैटिक, जी it's in flagship product of the WaveTech actually, but WaveTech is working in the different companies, they have a different sister concerns companies as well। ओके मैं कुछ मोटी मोटी कंपनीज के नाम लूंगी, जैसे कि वेवटेक खुद है, इनकी एक माइक्रो फैब्रिका करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हार्डवेयर इनका पूरा डिज़ाइन करती है। माइक्रो टेक्नोलॉजीज़ के साथ नाम से इनकी चाइना में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ पे भी हार्डवेयर कुछ प्रोड्यूस करती है। फिर आप आ जाएँ तो एक एजमिथ है जिसमें मैं अभी एम्प्लॉय हूँ। इट्स एन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर बनाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस के सॉफ्टवेयर हैं इनके, सेल्फ सर्विस कियोस्क डिज़ाइन कर किए जाते हैं और इंटरनेशनली भी काफ़ी जगहों पे डिप्लॉयड है। ज़बरदस्त थर्ड इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेंडी के नाम से, इट्स एन फेमस ऑर्गेनाइजेशन, यस यस तो जहाँ पे आपको वेंडी मशीन्स इनकी मिलेंगी। इसके बाद आप आ जाएं जो ईवी बाइक्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, वो भी इसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त और मज़ीद इनके कंसोशियम्स हैं, लाइक एनसीआर के साथ इनके कंसोशियम्स हैं। फिर ये अभी सेलटेक के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन्होंने एक्वायर की हुई है। तो देयर आर अ वास्ट लेन ऑफ बिजनेस, और मुझे लग रहा था कि मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा और इन्हांस हो रहा है बिकॉज इट्स नॉट बाउंड विद द फाइनेंशियल सेक्टर। वी हैव द एयरलाइंस, वी हैव द हेल्थ केयर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टेलको सेक्टर, और दे हैव एन इंटरनेशनल फुटप्रिंट ओवर देयर। तो दिस इज़ द ओवरऑल जर्नी जो एक समझे, मुझे आज 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपको देख के बिल्कुल नहीं यस, लगता कि तो आप 20 साल कंप्लीट हो गए काम करते हुए। इट्स अ गुड जर्नी, स्टेगनेंट नहीं रही कहीं पे भी, ग्रोथ होती रही। जहाँ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे भी ग्रो किया। फिर जिस कंपनीज में गई वहाँ पे भी ग्रो किया। पर्सनल ग्रूमिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रूमिंग्स भी हुई है वहाँ पे, ग्रोथ लेवल से अगर मैं बात करूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा एक कॉलर है, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरी जन्नत, नूरे जन्नत आपके भाई, पास इको कैसा है? जी बताइए नूरी जन्नत कैसी हैं? आपके मेहमान का भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, वालेकुम। मेहमान की तरफ से भी जी मुझे बताइए। ऐसा ये पूछने, कॉल सेंटर पे पहले हम ना 230 मिलाते थे ना, बेल्ट में लगती थी, अब नहीं लगती। कौन से कॉल ये सेंटर? आप जैज की बात कर रही हैं, जी, wrong- बिल्कुल। wrong 230 के में नंबर पहले पे। किसी जमाने में मोबीट्यून की जो है वो रिक्वेस्ट दी जाती थी, बट अब ये है कि मैंने तो अरसा हो गया टेलको सेक्टर को छोड़े, बट स्टिल आप अगर उनकी हेल्पलाइन डायल करेंगी तो बिल्कुल आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा। आप जी जी, हेडलाइन पे तो जी 230 230 के पे नहीं बारे में, लगती। हाँ 230 के बारे में आप अपने टेलीको सर्विस प्रोवाइडर की हेल्पलाइन पर रुजू कीजिए, वो आपको बेहतर जी, आगाही फराहम कर ठीक सकते है, हैं। ठीक है भाई। चलिए बहुत शुक्रिया नूरी जन्नत, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अच्छा रेडियो ना एक अलग फैमिली है, लोग देख बिल्कुल भी रहे ऐसा ही होते है। हैं और सुन भी रहे होते हैं, और कुछ कॉलर्स हमारे रेगुलर हैं, तो जहाँ उनके मसले के हवाले से कोई बात होती है तो वो झट से बोलते हैं कि सर जी बात की जाए और मसले नहीं, का ये भी निकालें। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे, वरना आप सोच भी नहीं सकती होंगी कि कोई बंदा पूछेगा भाई बताएं 230 230 क्यों नहीं चल रहा। मोबीट्यून की हेल्पलाइन हुआ करती थी, एंड आई एम श्योर स्टिल अभी होगी। हाँ एनीवेज बिल्कुल वो होगी। चूंकि जिस सर्विस को इस्तेमाल कर रही हैं, अगर उसी से रहनुमाई हासिल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हैदराबाद और कराची का जो सफ़र था, ख़ास तौर पे वो साल जब आप पढ़ भी रही थी यस, और फिर आपने अपने उस एक पैशन को, एक जज्बे को, या वो जो एक आपके जहन में था कि मुझे इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में मज़ीद आगे बढ़ना है, एक साल आपने कराची रह के बड़ा कठिन गुजारा। तो Yes. उसमें घर आना जाना बिल्कुल भी नहीं था, एक साल आप बिल्कुल नहीं वहाँ बिल्कुल रही? था, बल्कि और इतना टेम्पल ने डिफिकल्ट। आपको हाँ, कैसे हेल्प किया कि आप एक साल वहाँ रहती रहीं? टेम्पल ने मुझे इस तरह हेल्प किया कि वो लोग ना
100 रुपीज़ पर डे पे रूम दिया करते थे, ओके। ठीक है। उसमें एक लाइट होती थी, एक फ़ैन होता था, और बाकी सॉकेट्स आर फ्रीज, सॉकेट अच्छा। फ्रीज कर देते थे, क्योंकि वो राइट उसमें इंक्लूडेड थी। तो ऐसा ना हो ना कि मिसयूज़ हो, जी हाँ, लोग जी हाँ, उसको जी हाँ, मिसयूज़ बिल कर रहे हैं, तो उनका बिल बहुत उनका ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आ जाए। तो हमें फ़ोन भी जो है अपने ऑफिस से या वहाँ से चार्ज करके लेके आने पड़ते थे। और गैस के लिए सिलेंडर्स आप अपने खुद ले आएं अगर आपने कुछ कुक करना है। तो वो फैसिलिटी उन्होंने दी हुई थी, वो स्टूडेंट्स को भी देते थे। कोई मरीज़ आता है वहाँ पे तो वो उनको भी देते हैं कि वो दें, बट आप कंटिन्यू नहीं होता, एक आपको टाइम स्लॉट होता है कि आपने फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपनी रिन्यू कराते रहना होता है। तो लेकिन उस टाइम में ना सिखाया बहुत, ऑफ कोर्स, देखिए बहुत हाँ, सिखाया, बहुत ये टफ टाइम कठिन सिखाया। ये कठिन वक्त आपको यस, एक तो बहुत मजबूत बना देता है, एग्जैक्टली। और फिर ये वो ज़माना है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन्स की कोई भरमार नहीं थी, आ रहा था लेकिन सस्ते नहीं थे, महंगी चीज़ें थी, कोई बहुत आसान भी नहीं थी, तो उसमें कम्युनिकेशन किसी हद तक किसी हद आसान हो तक गई थी, आसान, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई थी। एग्जैक्टली। और फिर उसमें इस तरह के माहौल में रहते रहना, दफ्तर जाना, वापस आना, और बस मज़ीद कोई ज़िंदगी नहीं है, अगर मैं हाँ, सही ऐसा समझूँ ही तो है, ये ऐसा कोई ही है। ऊबर करीम इस नहीं थी ज़माने में उस टाइम पे, नहीं थी। बिल्कुल नहीं तो थी। जो है वो रिक्शा है या टैक्सी है, टैक्सी या बस, बस। या बस, हाँ, जिस ज़माने की या बात हो रही है उसमें तो बसेस काफ़ी बसेस थी। ज़्यादा ज़रिया थी आमद व रफ्त का। फिर एक खातून, और फिर घर वालों से दूर, तो फिर आना जाना, सोचना करना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो बड़ा मतलब कदम कदम पे कुछ ना कुछ आपके लिए मसाइल सामने होते थे, हाँ, यकीनन। ऐसा ही तो है। ये कैसे नेविगेट किया, ये अगर बता सकें टेम्पल का नाम कहाँ, किस जगह ये से? लाइट हाउस पे टेम्पल है हमारा, ओके। मेन लाइट हाउस पे, अच्छा, स्वामी नारायण टेम्पल के अच्छा, नाम से। सही। तो वहाँ पे जो है अकोमोडेशन हुआ करती थी, बट कॉल सेंटर में थी तो वैन सर्विस तो कॉल सेंटर से ही मिल जाया करती थी। दिन का खाना कॉल सेंटर में हो जाया करता था, क्योंकि फीमेल्स की नाइट शिफ्ट तो होती नहीं थी, या अर्ली मॉर्निंग होती थी या मिड डे होती थी, तो हम इवनिंग तक वापस आ जाते थे। सही। और रात का तो फिर मैनेज हो ही जाता था, कभी टेम्पल में, कभी खुद बना लिया, किस तरह अच्छा, मैनेज कर लिया, बढ़िया। कर लिया। शिफ्ट इस तरह स्वैप होती करवाती थी मैं कि मुझे 2-3 दिन साथ मिल जाए। ऑफ एक होता था वीक में, बट ऑल्टरनेट्स पे आपको 2 ऑफ और मिलते थे। तो उसमें फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं स्वैप कराऊँ, मैं 15 दिन कंटिन्यू अपनी जॉब करूँ विदाउट एनी ब्रेक, और आफ्टर 15 डेज मुझे 3 दिन एटलीस्ट मिल जाए कि मैं बस कॉल सेंटर से वहाँ से बस पकड़ूँ सीधा हैदराबाद। वाह। और जिस दिन दूसरे दिन शिफ्ट होती थी उस दिन रात में बस पकड़ूं और वापस कराची कराची। जाए, ज़बरदस्त। तो यानी 15-15 दिन का आपने सेटअप यस, रखा कि आप उसमें हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं है। नहीं, कॉल सेंटर्स में आपको सैटरडे संडे नहीं होती, आपको वीकडेज में ऑफ मिलता है, और वो डिपेंड करता है शिफ्ट्स पे, क्योंकि ज़बरदस्त। 24/7 ही होते हैं जी ना हाँ, ऑलमोस्ट बिल्कुल कॉल बिल्कुल ऐसे, सेंटर्स, तो उसमें बिल्कुल यही ऐसे। आपको सैटरडे संडे भी करना पड़ता है। बिल्कुल, हम लोग तो बड़ा आसानी के साथ जिस वक्त मसला आता है कॉल मिला देते हैं, यस, पीछे उसके एक साइंस है, वो लोग बिल्कुल, बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी आमदोरफ्त, आना जाना, बिजली, उनके भी सैकड़ों मसाइल हैं। खैर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो साल आपने लगाया, इसने मतलब अच्छा खासा पुख्ता बना दिया। टफ कर दिया, मतलब वो लगता ही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर माय फादर सेड, ये बेटी नहीं है मेरी, ये बेटा है, ये बेटा है मेरा। बिकॉज सबसे बड़ी हूँ मैं घर में अपनी फैमिली वाली साइड पे, फिर मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है। अब तो माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं सारे, छोटा तो अब कोई भी नहीं रहा। एक माशाल्लाह से जो मेरे भाई हैं वो रियल एस्टेट में हैं, फिर दूसरे हैं वो फार्मा में हैं, जो मेरी सिस्टर हैं वो लेक्चरार हैं। ज़बरदस्त। तो जो सबसे टफ टाइम जो एक बच्चा कहते हैं ना, जो बड़ा होता है और जिस तरह गुजारा जाता है, तो वो शायद एक टाइम था, एक वक्त था, या एक समझे एक क्रेज था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये करना है, और वो जुनून भी था। हाँ, मेरे ख्याल में आपके अंदर वो चीज़ ज़्यादा थी कि आपने वालिद का, अपने वालिदैन का सहारा बनना है, इसीलिए गालिबन आपने जो पढ़ाई करने वाली उम्र थी उसमें नौकरी भी शुरू जॉब कर भी दी। शुरू कर दी। सही। यस, तो ये साल कठिन जैसे तैसे गुजार लिया, हाँ, और फिर जब आप हैदराबाद गई तो फिर तो आपको मतलब एक हाँ, ड्रीम फिर कम एक ट्रू। ड्रीम कम ट्रू, इट्स ड्रीम कम ट्रू, फैमिली के पास, अपने घर में। और और उस ज़माने में भी एम्प्लॉयर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 नंबर 1, आज भी है, यस, जैज, लेकिन उस ज़माने में उस नौकरी हासिल कर लेना, अपने शहर पहुंच जाना, और फिर रीजन संभालना, यस, तो ये जिम्मेदारी तो उसमें एक
अपने आप पर फ़ख्र भी होता है, यकीनन ख़ानदान के लिए भी आप फ़ख्र का Yes. बायस हैं। और देखा जाए ना तो फीमेल्स उस टाइम पे भी बहुत कम थी टेल्को में। बाद में फिर एक ड्राइव स्टार्ट हुई कि हमने जो है वो जेंडर डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है और हमने इक्वल बैलेंसिंग करनी है। फिर ये ड्राइव स्टार्ट हुई। आपको भी अच्छे से अगर हम बैंक्स की भी जी बात हाँ। कर लें हम, तो फिर एक ड्राइव स्टार्ट हुई थी। तो ये बाद में फीमेल्स का इंडक्शन हुआ और फिर फीमेल्स निकली और उन्होंने जो है तो उन जॉब्स को ऑप्ट करना शुरू किया और आज माशाल्लाह से देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको इक्विवेलेंसी नजर आएगी। जी हाँ, जी हाँ। बहुत सारी इसमें हुकूमत भी आई मीन हम्म। उनकी बड़ी काबिल सताइश इक़दामात हैं। अगर बैंकिंग की साइड बात करें तो यकीनन इसमें स्टेट बैंक का बड़ा कलीदी किरदार रहा है कि वो बिल्कुल। पॉलिसी बनाई जाए, उसके थ्रू ड्राइव किया जाए कि एक ख़ास फ़ीसद आपने ज़रूर उसको यकीन दहानी करानी है कि इतने लोग ख़वातीन भी हों और बिल्कुल मर्द हज़रात बिल्कुल बिल्कुल तनासुब ऐसे ही को ऐसे ही, ताकि बरकरार मैनेज रखें। हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसे ही। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास रीजन आया, रीजन में फिर ये हैदराबाद से आगे साउथ तो खासा बड़ा है, बिल्कुल। तो ये सब आप अकेले मैनेज कर रही होती थी, टीम टीम्स थी? होती थी, टीम्स होती थी, टीम्स होती थी, वो और इसकी देखते क्या जिम्मेदारी थी? सेल्स ग्रोथ क्या? इसमें हम एक्चुअली कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेज करते थे और कस्टमर एक्सपीरियंस जैस का वैसे भी फोटे रहा है कि दे आर नॉन कंप्लाइंट, मतलब जीरो कंप्लाइंस है इसमें कि अगर कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो कस्टमर एक्सपीरियंस वाली साइड हम मैनेज किया करते थे। उसमें फिर उनके मॉडल्स हम डिज़ाइन करते थे, मर्चेंडाइजिंग भी होती थी उसमें, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना जो फ्रेंचाइज CSRs हैं, फिर उनका स्टॉक एंड स्टॉक आउट देखना, फिर उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग करना कि सही कंप्लेन रजिस्टर हो रही है या नहीं, Q&A सेशंस करते थे हम। तो ये वाली चीज़ें भी मैनेज होती थी। सो आपने कोई मतलब एक दिहाई से भी ज़्यादा, कोई 12-13 साल आपने टेल्को में इस टेलीकॉम कंपनी को दिया। इसमें अगर हम देखें 2003-4 से गालिबन आपने साथ शुरू 4 से 2004 से 4 से लेके वो 12-13 साल में किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते देखा? बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी तरह याद है। पहले तो फ़ोन्स आप उठाएं तो पता चलता था आपने फ़ोन उठाया हुआ है। रडार वाले और फोन्स भारी होते थे। भरकम 3310 उसके बाद आप देखें 3310 के बाद 1100 Yes. था नोकिया, आई गेस, बिल्कुल सबसे बिल्कुल ज़्यादा सबसे जो ज़्यादा हेवी चला और था। सबसे ज़्यादा चलने वाला Yes. था। फिर ब्लैकबेरी का बूम जी आया हाँ। एक टाइम पे, ब्लैकबेरी का बहुत ज़्यादा बूम आया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बूम आया टेक्नोलॉजी वाइज। डेटा मेरे सामने लॉन्च हुआ, पहली एज और GPRS की टेक्नोलॉजी मैंने लॉन्च होते हुए देखी। इवन मेरे टाइम पे टेलीनॉर लॉन्च हुआ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था टेलीनॉर लॉन्च हुआ। CM पार्क ने अक्वायर किया जो है वो मर्जर किया जोंग के साथ, जो एम्स टेक्नोलॉजी Yes. से GSM टेक्नोलॉजी पे वो कन्वर्ट हुए। तो ये एक टेक्नोलॉजी का मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह स्टार्ट हुआ। और पिक्चर्स हम MMS के थ्रू भेजा करते थे उस टाइम पे। तो वो डेटा के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, 3G में कन्वर्ट हुई, फिर वो 4G में कन्वर्ट हुई, आज तो 5G की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा। क्या 5G पे हम शिफ्ट करेंगे इसको? बिल्कुल तो ऐसा। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो किया, उसमें फिर कस्टमर एक्सपीरियंस भी ग्रो किया इन्होंने। पहले फ्रेंचाइजीज थी, फिर बिजनेस सेंटर्स भी अच्छे से लॉन्च किए इन्होंने। फिर बिजनेस सेंटर्स के बाद जब देखा कि अब डिजिटल बूम जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर डिजिटल बूम को का जो है वो तरीके से मैनेज करने के लिए उन्होंने बिजनेस सेंटर्स को थोड़े कम किए, डिजिटल क्योस लगाना स्टार्ट किए, फ्रेंचाइज को मज़ीद एम्पावर किया। आप देखें सेल्फ सर्विस क्योस वो लोग भी यूज़ करते हैं जो अभी आजमत दे भी रही है, तो सेल्फ सर्विस कियोस्क वहाँ पे लग गए। अब हर चीज़ मेरे ख्याल से अब कस्टमर भी यही चाहता है कि सारी चीज़ें घर बैठे ही हो जाएं, तो वो ज़्यादा ईज़ है, आसानी से। बिल्कुल ऐसा। तो टेल्कोस ने उसी हिसाब से उनको इवॉल्व किया है अपने आप को, और बहुत जल्दी और रैपिडली किया है। अगर हम एग्जांपल लें जैसे नोकिया और की, जो बहुत मशहूर एग्जांपल है, MBAs में भी दी जाती है कि जैसे नोकिया ने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, तो आज आप देखें सैमसंग एंड एप्पल की एग्जांपल ले लें, उन्होंने इवॉल्व करके खुद को कहाँ ले गए इस बात। ना सिर्फ सैमसंग, एप्पल, अगर हम हार्डवेयर या टेल्को की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ Yes. अगर देखा जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तस्वर आता था उससे कहीं आगे चला गया, कहीं आगे और उसकी चला बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल जो हम सब ने देखी, आई एम श्योर आपने अपने घर में, आपके बच्चों ने भी इसी तरह तालीम हासिल की होगी, सब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चले। और ये ओवर द नाइट हुआ कि कोई इतना एक्सपेक्ट शायद ना कर रहा हो कि यार अब किस तरह चलेगा, मामलात कैसे होंगे, दफातर जाना आना, ख़ास तौर पे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। ऑल्दो पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक चैनल लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, टेली स्कूल के नाम से। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, एक शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कराची से, क्या से बात कर रहा हूँ?
जी, आपका नाम मैं नहीं सुन पाया, अपना नाम दोबारा से बताइए। जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार अली साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जुल्फ़कार साहब, क्या कहना चाहिए? अच्छा सर, आपका इंटरव्यू चल रहा था, मैं सुन लिया। ये घुटनों में और ये मुझे इसमें दर्द होता है, पेट में। आप गालिबन किसी तकलीफ के बारे में, घुटनों के दर्द की बात कर रहे हैं। जी आप घुटनों के दर्द की बात कर रहे हैं जुल्फ़कार साहब। हाँ जी, घुटनों के दर्द होता है और ये जो है ये क्या नाम है, मैदे में दर्द होता है। जुल्फ़कार साहब, इस प्रोग्राम में तो हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के हवाले से। आप दूसरे किसी अच्छा। प्रोग्राम में ज़रूर बात कीजिए तो यकीनन कोई आपको इसके बारे में हल बताया जाएगा। क्योंकि मैं ये प्रोग्राम सुन रहा था ना 3 वाले दिन, तो मैंने ये वहाँ पे नंबर नोट किया था। अच्छा, नहीं, वो सेहत के मुतालिक जो प्रोग्राम है वो इस वक्त नहीं है। आप उस प्रोग्राम में कॉल करके ज़रूर जो डॉक्टर साहब आते हैं या साहिबा आती हैं उनसे बात कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा जुल्फ़कार साहब, बहुत शुक्रिया। तो किस दिन आता है? आपको प्रोग्राम देखने पड़ेंगे, मुझे सच में बिल्कुल भी इस वक्त याद नहीं कि किस टाइम आता है। आप या तो हमारे चैनल के पेज पर आ जाइए फेसबुक पर, वहाँ आपको तफसील नज़र आ जाएगी प्रोग्राम्स की। अच्छा बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके, सो टेलीकॉम इंडस्ट्री को आपने मतलब 15 साल दिए, उसके बाद आप जोंग में गई और जो जोंग का आई गेस यूएसपी था उस वक्त, या जिस सर्विस सेंटर पर आप गई, वो शायद इसी बारे में काम कर रहा था कि डिजिटल एक्सपीरियंस और सेल्फ सर्विस की बात की जाए। बिल्कुल ऐसे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यहाँ पर एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन, एक अलग विजन, एक अलग मिशन। जोंग चूँकि वो कन्वर्ट भी हुआ था और अच्छा खासा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस था उसका, ख़ास तौर पे जो दूर दराज के इलाके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रेजेंस थी। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। 90s में अगर एम्स टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इंस्टा1 होता Yes. था या सीएम CM पाक, पाक टेल कहा करते या थे उस टाइम पे पाक टेल ही था। जी। यस। तो इसका अच्छा एक क्लाइंटल था, तो ये अचानक उनका शिफ्ट आना डिजिटल के ऊपर और फिर ये सारा कराची एंड देन कॉर्पोरेट अकाउंट्स देखना, तो ये उसमें फ़र्क कैसा रहा दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के हिसाब से? टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दोनों अपनी अपनी जगह पे मुनासिब टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से ही आगे चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। जोंग की अगर मैं बात करूँ, जब मैंने जोंग में शिफ्ट किया तो येस, इट वाज अ फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द जोंग कि कोई डिजिटल चीज़ आई है। और आप यकीन करें, लोग आते थे देखने। अच्छा, ओके। लोग आते थे देखने क्योंकि ऊपर एक पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस जोन था ताकि हम कराचीइट्स को टारगेट कर सके। ओके, क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं उस ये टाइम किस पे। साल की बात है? ये है आई थिंक 2019 या ठीक है। 19 या So, I 18 mean, की बात, ये 18 की बात है या इस तरह है कि मैंने ज्वाइन किया था। और उस वक्त अगर मैं बात करूं तो पहला एक सेंटर ऐसा लॉन्च होना जहाँ पे आपको 4G एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। अभी 4G लॉन्चिंग फेज में है और 4G एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। आप आएँ और गेम अपना जो है वो वहाँ पे आप प्ले करें ऑन बिग स्क्रीन्स और आप देखें कि ये 4G से डेटा किस तरह कनेक्ट हुआ है और किस तरह चल रहा है। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर उनके IoT के प्रोडक्ट्स थे जो हम देखा करते, जिसमें वॉकी टॉकी का बहुत बूम था उस टाइम पे कि आप अपनी सेल्स फोर्स टीम को दे दें या कहीं आगे दें। तो वॉकी टॉकी की रेंजेस, उसको देखना, उसको डिफाइन करना। फिर कुछ उनके सेंसर्स टाइप के प्रोडक्ट थे, लाइक कि आप कूलिंग, अगर आप किसी जगह का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे आप आइसक्रीम्स फैक्ट्रीज ले लें तो उसके टेम्परेचर अप एंड डाउन होते हैं, तो उसमें सेंसर्स एक पुट किए जाते हैं जो कि अलर्ट्स जनरेट करते हैं। ओके। तो ये एक नई टेक्नोलॉजीज उस वक्त आई थी। बट अब तो खैर हम श्योर और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि ये सारे काम कर रही हैं। बट यस, एक पहला सेंटर ऐसा ओपन होना जिसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और सेल्फ सर्विस पे भी है वो। आप आएँ, देखें, एक्सपीरियंस करें। बच्चे, स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है मेरे सेंटर में इन्फ्लक्स जब रहता था तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे। सामने हमारे यहाँ जो है वो बिलावल हाउस हुआ करता था, तो उन लोगों से लोग आया करते थे, वो देखने आते थे बाकायदा कि सेंटर में अब क्या लॉन्च हुआ है नया। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूँ तो पहला इनिशिएटिव ऐसा जोंग की तरफ से ही था। ओके। उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो जैज़ ने भी उस तरह लॉन्च करना शुरू की और बाकी चीज़ें डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च हुए। अच्छा, इसके बाद आपने टेलीकॉम को खैरबाद कहा और फिर आप एक ऐसे पाकिस्तान के, हमने अक्सर तस्करा भी किया क्योंकि
फिनटेक या फाइनेंशियल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो कुछ कंपनीज का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। टीपीएस और अवेंजा उसमें सर फहरिस्त आते हैं और हम अक्सर बात कर चुके हैं अवेंजा के हवाले से, और फिर कुछ हमारे साथी जलील जहाँ मेहमान के तौर पे भी आए थे तो एक अच्छा वक्त गुजरा। अवेंजा में आपने 2 रीजन्स को संभाला, तो ये बड़ा अचानक से एक शिफ्ट है। टेलीकॉम में ठीक है किसी हद तक फाइनेंशियल सर्विसेज आना शुरू हो गई थी, बट ये हार्डकोर सॉल्यूशंस कॉर्पोरेट को देना यस बहुत मुश्किल सा सब्जेक्ट है। अगर आपका करियर जर्नी देखो तो उसमें इवॉल्व कर जाना, ना सिर्फ इवॉल्व करना, वो तो 4-5 साल वहाँ सर्व करते रहना और फिर वहीं से एक और नई जगह जाने का जरिया बनना, ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? ये मैं कहूँ तो एक्चुअली वो तो खैर वो कहते हैं ना, वो मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशंस रही और मेरे पहले करियर स्टार्ट रहा, तो वहाँ से एक अलग सीखा, समझें कस्टमर एक्सपीरियंस जो सीखा मैनेज करना वो वहीं से ही सीखा। फिर वहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी मैंने टेल्को से ही सीखी, अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स जो हुई वहाँ पे। अवेंजा जब मैंने ज्वाइन किया, इट वाज अ वेरी वेरी हार्ड डिसीजन एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या ये डिसीजन मेरे लिए ठीक रहेगा। और एक टाइम ऐसा भी रहा कि मैंने जब अवेंजा ज्वाइन कर लिया, आई वाज थिंकिंग कि यार ये एक गलती हो गई है शायद मुझसे, बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बिल्कुल चेंज था। हमने स्विचेस अपने घरों में देखे थे यार, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये स्विच भी है एक पूरी साइकिल है इसके पीछे जो कि देखनी है कि क्या है, किस तरह चलता है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझी। ऐसे जब मैंने ज्वाइन किया था दैट टाइम कोविड भी था, तो मुझे थोड़ा लर्निंग स्पेस भी मिल गया था कि आप थोड़ा सा चीज़ें समझ लें, देख लें। बट सिंस जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे अब बाकायदा फील होता है कि मुझे शायद ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। आई हैव टू कम इन दिस इंडस्ट्री बिफोर, बिकॉज बहुत जल्दी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही है। और अवेंजा वाकई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसने मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस को मर्ज करके मुझे एक रिफाइन, वो कहते हैं ना, रिसोर्स की तरह बना दिया कि मैं डिफरेंट लोगों से जाके मिल रही हूँ। पहले B2C सेल्स होती थी, फिर ये B2B सेल्स में कन्वर्ट हो गई। तो B2B सेल्स का एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप B2B सेल्स करते हैं या B2G सेल्स करते हैं तो वो एक अलग एक्सपोजर होता है। फिर आप डायरेक्ट बोर्ड मेंबर से मिल रहे होते हैं, आप C लेवल से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो यस, अवेंजा गिव मी द कॉन्फिडेंस कि नहीं, जाएं, करें, आप कर सकती हैं। तो बिल्कुल किया और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि आप ये कर सकती हैं। और फिर मैंने परफॉर्म भी किया। पाकिस्तान में मेरे पास बहुत कम फाइनेंशियल सेक्टर्स रहे, ऑल दो जितने भी रहे उसमें से आउटकम बहुत अच्छा रहा, बट इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रहा। लाइक मेन अफ्रीका में अगर बात करूँ तो कीनिया, युगांडा, इथोपिया, ये वाली टेरिटरीज़ पे मैंने काम किया। और अभी भी जहाँ पे हूँ उनमें भी मेरे पास अफ्रीका का पोर्टफोलियो ऑलरेडी इम्बैंड है। तो आई मस्ट थैंक यू टू अवेंजा। मैं बार बार अवेंजा को थैंक यू इसलिए कर रही हूँ बिकॉज नो डाउट अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता तो आज शायद जो टेल्को से कस्टमर एक्सपीरियंस की रिसोर्स आई थी वो इतनी पॉलिश होके और इतना कॉन्फिडेंटली इस इंडस्ट्री में नहीं होती। सही, ज़बरदस्त। तो आपने बात की B2C, सुनने और देखने वालों के लिए वजाहत के लिए बताते चलें, बिज़नेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, एंड देन B2B की बात अगर होती है तो बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को आके प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अच्छा, आपने अवेंजा में या फिनटेक इंडस्ट्री में जो सर्व किया तो खासे वहाँ पे भी चैलेंजेस आए होंगे। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट या कौन सा ऐसा वाक़या है जो आपको लगा कि यार ये तो उन 4 साल का 3 साल का जितना भी आपका अर्सा इस फिनटेक इंडस्ट्री में रहा उसका निचोड़ था? आई मीन यू परफॉर्म्ड, आई मीन क्या कहना चाहिए कि आपने सबसे बेहतरीन कोई अगर अपनी परफॉर्मेंस दी हो? ऑफ कोर्स जब आपका कस्टमर C लेवल होता है तो वहाँ बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड बोलना होता है। Exactly. यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेरी और उसकी डेप्थ भी हो सकती है। तो वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसको सिंगल हैंडेडली आपने संभाला और फिर बड़ा फख्र किया कि भाई ये तो झरना ने आज को धक्का मार दिया? यार मैं अगर बात करूं तो रेगुलेटर की बात कर लेते हैं जो हमारे वन ऑफ द रेगुलेटर हैं। इनिशियली हम कुछ टाइम उनके साथ काम कर रहे थे, फिर ऑल ऑफ द सडन दे थ्रू अ टेंडर, एक टेंडर आया जिसमें उनको कुछ मैनेज सर्विसेज चाहिए थी। एंड आई वाज लाइक के यार अब इसको तो करना है, अब कैसे करना है, किस तरह करना है, वो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी बट करना है बिकॉज इट्स एन रेगुलेटर। और रेगुलेटर के साथ काम करने का अपना ही मज़ा है। अगर वंस यू वर्क विद द रेगुलेटर्स ना
तो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है, बल्कि रेगुलेटर आपको सिखाता भी बहुत है। काफ़ी, क्योंकि आप बहुत सारे पहलू सोचते नहीं हैं। यस, जब उस रेगुलेटर के साथ बैठते हैं तो फिर आपको ये चैलेंज का अंदाजा होता है कि वो कितनी चीज़ों को कितनी सोच के चीज़ों को किसी सोच के। प्रोडक्ट को लॉन्च करने या किसी को लाइसेंस देता है। एक कॉल हम ले लें जी। अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जान से बोल रहा हूँ काशी से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या कहना चाहिएगा? आपके मेहमान को भी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम पा गए। अच्छा मैम एक सवाल है। सवाल ये है कि माशाल्लाह आपने अपने लिए बहुत कुछ किया। आप कोई नौजवान नस्ल के लिए या बच्चों के लिए भी कुछ कर रही हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। ये इस पे बात कर लेते बिल्कुल हैं। करते हैं। इसके अलावा कोई सवाल? अगर जी करते हैं तो अगर करते हैं जो बच्चे सीख रहे हैं उनको सिखाने का कोई इदारा है आपका या कोई ऐसा ट्यूशन देखनी है तो जरा प्लीज बता देंगे फिर। बिल्कुल करते हैं जनाब, बिल्कुल करते हैं। अपना नाम दोबारा से दोहराइए। जहांजेब साहब, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब, अपना ख्याल रखिएगा। आई थिंक अच्छा पहले इनका जवाब दे देते जी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी तक मैंने जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, हम वहाँ पे इंटर्नशिप्स प्रोग्राम कराते हैं। समर इंटर्नशिप्स प्रोग्राम होते हैं। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हम एज एन इंटर्नी लेते हैं। अगर मैं फिनटेक की बात करूं तो उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इंक्यूबेशन सेंटर में ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड करने के बाद जो है फिर हम उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं और फिर उसमें से सिलेक्शन होती है जो उस चीज़ों को कंप्लीट कर पाता है। देन दे गो फॉर देयर करियर स्टार्ट। जबरदस्त हो गया। तो आप ये भी काम सरअंजाम दे रही हैं इन सारी चीज़ों में? बिल्कुल, ये सब जगह होता है। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ सब जगह कंपनीज के साथ अगर देखा जाए तो वो इंटर्नशिप भी करते हैं, यस, फिर उसमें से एक रोड मैप बनता है, Exactly. प्रोग्राम दिया जाता है ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का, कि बिल्कुल। इतने टाइम में आपने इन चीज़ों पे महारत हासिल करनी, उबूर हासिल करना है। गुड हो गया। तो बात हो रही थी कि Regulator रेगुलेटर के की। साथ काम करने का तजर्बा। बिल्कुल। तो टेंडर था, उसमें हमें उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी थी जिसमें उन्हें अपने इंटरनल प्रोसेस को कुछ रिवैम्प करना था और डिज़ाइन सही। करना था। इट्स इन 3 years कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो टेंडर इनिशिएट हुआ, इनिशियली हम काम कर रहे थे बट इट्स वॉज समथिंग सेपरेट थिंग। बट ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसको अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी फिनटेक की ले लें या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ले लें, अगर वो ऑप्ट होता है तो इट्स एन बॉन्ड फॉर द 3 years। सही। तो यस, उसके लिए हमने मैनेजमेंट के साथ बैठ के स्ट्रेटजी बनाई, डिज़ाइन किया कि हमें इनको किस तरह इनको ऑब्लाइज कर सकते हैं, हम कंपटीशन को किस तरह बीट कर सकते हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में इट विल टेक 2 to 3 months to design the proper managed services for the regulator especially। अच्छा ओके। और उसके लिए फिर हमने ये पूरा एक अपने यूनिट्स भी इंगेज किए, अपनी सी लेवल की मैनेजमेंट को भी इंगेज किया। चीज़ें फिर हमने डिफ़ाइन की कि अगर हम इनके साथ काम करते हैं आगे तो हमें इसको किस तरह आगे लेके चलना होगा, हमें किस तरह फोरकास्ट करना होगा, इस टेंडर के लिए हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज एक था कि हमें ये लोगो मेंटेन करना है, वी हैव टू वर्क विद द रेगुलेटर बिकॉज इट्स अ वेरी बिग नेम फॉर द इंडस्ट्री। तो अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें पॉजिटिव होती गई। टेंडर सबमिट हुआ, टेंडर ओपन हुआ, टेक्निकली क्वालिफाई कर गए। लास्ट जब फाइनेंशियल क्वालिफाई करने था, दैट टाइम आई वाज सिटिंग ऑन द बोर्ड एंड आई सेड लाइक स्टिल, मैंने कहा अल्लाह करे कि कुछ पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि 3-4 कॉम्पिटिटर्स थे। फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड ऑल ऑफ द सडन द लास्ट पेपर वाज ओपन एट दैट टाइम। जब पेपर ओपन हुआ, उनका भाई your organization is selected. Yeah, this is the achievement actually. This is the achievement because and the heartbeat was and the palpitation was on the next level. कि अब क्या होगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि आप रेगुलेटर को पिच कर रहे हैं, आप रेगुलेटर के साथ टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड यू आर कीन एंड ट्रस्टेड कि यार ये किसी भी तरह ये आ जाए, टेंडर विन करना है। यस, जबरदस्त। अच्छा, सोशल मीडिया पे अगर देखूं, असगर अली पिटाफी साहब चेक नंबर 183 P7 का बात से बहुत शुक्रिया असगर साहब, प्रोग्राम में ट्यूनिंग करने का और अपना पैगाम और यहाँ शमूलियत का। अच्छा, एक और कॉल, चलें एक आखिरी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज अली। जी जनाब। हाँ, मेरा बेटा है समरदार। कैसे हैं मेरे प्यारे बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं?
बस मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा बच्चा जो है ना, इतना प्यारा सा बेटा, ये इतना छोटा सा, मेरी नजर में तुम्हें छोटा मुन्ना से कहती हूँ, मेरे पोते हो आप, मगर ये है कि इतने अच्छे अच्छे अनमोल नगीने कहाँ कहाँ से तलाश करके लेकर के आते। भाई मौजूद तो है मैम को बस। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जीती रही है। मैं आपको नाम कह सकती हूँ? झरना। हाँ, मैं तो आपको बिटिया कहूंगी तो आप नाराज हो अरे जाएंगी, नहीं इसलिए नहीं, मैं नाम बिल्कुल नहीं, कहूंगी, बिल्कुल मगर नहीं। हाँ, ये तो बेटा आप भी, सच्ची बात ये है कि आवाज से तो मुझे ऐसी लग रही है जैसे मेरे निशा में, ऐसे ही आप भी है, छोटी सी होंगी, इसकी बड़ी तो नहीं लग रही है कि कदम किया, इतना सर्वाइव किया मेरी जान आपने। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा उरूज अता फरमाए। मेरी तरफ से अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम आप लोगों को बहुत उरूज अता फरमाए। और ये मेरे निशा आप जो है ना, इतने अच्छे अच्छे लोग लेकर आ रहे हैं और इतना सर्वाइव कर रहे हैं हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। वैसे ही मैं तो मुजाहिदीन कहती हूँ, ऑटोमेटिक 8.6 के जितने भी आगे हैं उनको ये दुआ भी करती है बहुत, अल्लाह ताला से सुबह से तहज्जुद से जो उठती हूँ तो रात तक दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे इन बच्चों को हमेशा सलामत रख, हमारे पाकिस्तान को सलामत रख, आजादी को सलामत रख, अल्लाह ताला अपनी रहमत बरकतों में रख, और अल्लाह हमारा खूब पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे ये बच्चे बहुत तरक्की करें, आप लोग बहुत तरक्की करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी इज्जत और अजमत अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल पैदा करे। अल्लाह ताला आप पर अपनी खास रहम और फजल फरमाए, और जिंदगी के हर कदम पर अल्लाह ताला आपको पता और नुसरत और कामयाबी के अजीम मंजिल के अंदर जो है बहुत बड़ी कामयाबी के साथ इज्जत और अजमत अता फरमाए। आमीन आमीन और आमीन। अल्लाह ताला ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जो है ईमान की सलामती के साथ आप अहले ख्याल पर रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। बहुत 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 शुक्रिया बहुत परवरदिगार खुशी होती है आपको मुझे सुनकर, किस चीज की, सॉरी? आपका प्रोग्राम सुनकर बेइंतहा खुशी होती है, बेइंतहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। कोशिश करते हैं हम कि कुछ ऐसे लोग लेकर आए जिनकी बातचीत लोग सुने तो उनमें मजीद हौसला नहीं पैदा तो हो। बेटा मैंने तो कह दिया, आप लोग मुजाहिदीन हैं, जहाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, चलिए बहुत शुक्रिया मिसेज अली, अपना इंशाअल्लाह बेहद ख्याल कबूल रखें। फरमाएगा। अल्लाह ने चुना है आपको खिदमत के लिए ना, बिल्कुल ऐसे ही मैंने कल भी कहा था ना आपका कि दर्द ही दिल के वास्ते पैदा किया पैदा है किया इंसान इंसान को, बिल्कुल ऐसे ही। वरना पास के लिए कुछ कम न थे कर रो बया। और आज मैं आपसे एक और आपको डेडिकेट करूंगी, अल्लामा इकबाल का मतलब ये है कि हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आम। ये मैं नीचे अब्बास आपको डेडिकेट कर रही हूँ, और आप जितने लोगों के साथ आप आते उतने सब लोगों को इसका सवाब पहुँचेगा। बहुत तो मैं कहूँगी कि हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आम, बहुत बहुत शुक्रिया किरदार जी, में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी तारी बात है। गफ्फारी और कुद्दूसी और जबरूत, ये चार अनासर में बनता है जी, मुसलमान। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर मेरा प्यारा बेटा, अल्लाह बारक को फजल फरमाए, आप हमारे शाहीन हो अल्लाह इकबाल के, तो अल्लाह ताला जो है ना आप पर शाही कभी परवाज से खट कर नहीं गिरता, खुर्दम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो पुरदम हैं हाँ, इंशाल्लाह, और हमेशा। अल्लाह आपको भी पुरदम ही रखे और आपको जिंदा सलामत रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आमीन, शुक्रिया। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमत। मैम को एक बात फिर दुआएं, और Thank you, बिटिया जो है ना मेरी जान, मैं आपको कह रही हूँ, बिटिया भी कह रही हूँ मैं आपको ना, आप मेरी बिटिया की तरह से हो। तो अल्लाह ताला आपको बहुत उरूज अता फरमाए, और आपके आमीन। तमाम मकसद हयात में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अल्फाज नहीं है मेरे पास। बहुत सारी दुआएं हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो सुनते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अगर वो इतना कुछ कह दें, इन्होंने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी। मैं मज़ीद कॉल्स नहीं ले पाऊँगा, बेहद माजरत, क्योंकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम के करीब है, और कुछ चीज़ें जो झरना से हमें ज़रूरी बात करनी है वो फिर अधूरा रह जाएगा, मकसद रह जाएगा अधूरा। तो बहुत सारी दुआएं आपको भी मिली। थैंक यू। बहुत अच्छी कॉलर हमारी मिसेज जी अली। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने तो एक बड़ा रेजिलियंस दिखाई ना, एक इस्तिकामत दिखाई, इतना मुश्किल और कठिन हालात के साथ कैरियर बनाना, और फिर एक ऐसी कंपनी जो ग्लोबली प्रेजेंस रखती है उसको ज्वाइन करना, उसमें भी एक अच्छी पोस्ट पर जाना। अब जो हमारी नौजवान नस्ल आ रही है इसमें इतनी ज़्यादा पुख्तगी नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई हरफ़ आखिर हूँ, लेकिन देखी नहीं जाती। इसमें दो वजूहात हैं शायद। हम बहैसियत वालिदैन
हमारे वालिदैन के मुकाबले में अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलतें देने वाले भी बन गए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उनको वो टाइम नहीं देते उनको ऐसा कि जिसमें वो थोड़ा सा परेशान भी हों, सोचें कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत पैम्पर्ड करके रखा है। तो जो आने वाली नस्ल है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स गालिबन आपको सुन रहे हो, आपके शहर हैदराबाद से, जो कि मेरा शहर भी है, गालिबन वहाँ पे कुछ लोग हमें इस वक्त सुन रहे हो, देख रहे हो, कराची या पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही हम इस वक्त देखे और सुने जा रहे हैं। क्या पैगाम आप देना चाहेंगी झरना ने जिस तरह से इस सफ़र को तय किया? अगर उन पर कोई ऐसी मुश्किल वक्त आए या कोई ऐसी चॉइस आ जाए कि फैसला करना हो, तो क्या करना चाहिए? और कैरियर में आगे क्या मौक़े, टेक्नोलॉजी, सेल्स, फिनटेक, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, काफ़ी कुछ है। क्या मशवरा देना चाहेंगी? और जो बच्चे ज़रा अभी थोड़ा सा उन पे टफ टाइम नहीं आया उनके लिए। ये सबसे पहले तो देखिए अपना विजन बहुत क्लियर रखें। मुझे लगता है शायद आजकल की जनरेशन हमारे मुकाबले में तो विजन के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी क्लियर है। बिल्कुल। बट स्टिल अपना विजन क्लियर रखें, और जिस जहाँ आगे अपना करियर पाथ अपना जो है वो सिलेक्ट करती हैं कि हमें ये करियर पाथ अपना सिलेक्ट करना है XYZ, तो उसमें कंसिस्टेंसी रखें। सही। क्योंकि आजकल की जनरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत कम है। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर एग्जांपल XYZ उन्होंने ज्वाइन कर ली, टर्म्स वो अपने आजकल जो है बच्चे जो यंग जनरेशन है उनकी टर्म्स एक बहुत है अपनी होती हैं, वो अपनी ही टर्म्स के हिसाब से आगे दुनिया को देखते हैं। अपना मी टाइम उन्हें मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जब तक वो खुद को चैलेंज नहीं करेंगे ना, और अपने आप को किसी टफ डिसीजन पे लेके नहीं आएंगे, तब तक वो ये वाली चीज़ सीख नहीं पाएंगे। ग्रोइंग के लिए उनको ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आएँ, विजन अपना उनको पता है, अपने करियर पाथ को जब वो चूज़ कर रहे हैं तो स्टेगनेंट रहें। फ्रीक्वेंट जंप्स उनके प्रोफाइल के लिए बड़े मसले क्रिएट कर देता है। मॉनेटरी बेनिफिट्स तो देखें हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं, बट आप अपना करियर जब आप डिज़ाइन करते हैं ना, जब अपना करियर पाथ जब डिज़ाइन करते हैं, तो आपको स्टेगनेंटी जो है ना वो रहना भी ज़रूरी है, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत कम देखा जाता है। स्टेगनेंट नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट डिसीजन मेकर्स हैं, विच इज़ गुड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट गुड इफ़ यू आर वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन। ओनरशिप रखें, कंसिस्टेंसी रखें, और अपने आप के साथ जस्टिफाई आप रखें ना कि आप खुद से क्या कर रहे हैं इस वक्त। आई थिंक 2-3 चीज़ें ही हैं। हमें ख्याल से आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस है इस मामले में। उनका तो सोचने का तरीक़ेकार ही बहुत अलग है। हमारे टाइम पे जो है इतना करियर काउंसलिंग नहीं होती थी, करियर ग्रोथ नहीं होती थी। मुश्किल से 3-4 ही प्रोफेशंस होते थे जिसमें पेरेंट्स भी यही गाइड करते थे, या लॉयर बन जाओ, या टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, बैंकर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ। इसके अलावा तो और कुछ था भी नहीं। अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए, तो बच्चों के पास तो बहुत कुछ है करने को। और सोशल मीडिया को आप और AI को आप अपना दोस्त ज़रूर बनाएं, बट इन अ पॉजिटिव वे। उसके ऊपर आप जो इस्तिकामत रख के बैठे हुए होते हैं ना कि यार अब तो AI आ गया, असाइनमेंट भी यही बना देगा, चीज़ें भी वही कर देगा, आगे कोई ईमेल टाइप करनी वो भी वही कर देगा, तो आपकी अपनी जो है ना वो जहनी डिसीजन मेकिंग को मफलूज कर देता है। तो उससे आप थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा आप उसको डिस्टेंस मेंटेन करके अपने माइंड की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करें। और मुझे लगता है कि अभी की जो यंग जनरेशन है उनकी तो सोच बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो बजाय इसके कि अपने आप को वो AI और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इम्बेंट करें, थिंक विथ योर ब्रेन एज वेल। चलें, ज़बरदस्त बात जी। टेक्नोलॉजी का सहारा ज़रूर लें, लेकिन जहनी तौर पर मफलूज ना बन जाएं। ये आखिरी पैगाम झरना की तरफ से। आज के लिए जी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया झरना, हमें ज्वाइन करने का, अपना वक्त देने का, और आप तमाम सुनने और देखने वालों का जिन्होंने प्रोग्राम ट्यून इन किया और ये टेक बाइट का प्रोग्राम एंजॉय किया। अगले वीक आपकी खिदमत में फिर दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।